नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मशाला में स्कूली छात्र की हत्या का ये पूरा मामला, छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। घटनास्थल पर मौके पर पहुंची है पुलिस। लाहौल स्पीति के रहने वाली थी मृतक। आपको बता दें कि मृतका छात्र की आयु करीब 18 साल बताई जा रही है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री मामले की पूरी तरह से यहां पर जानकारी दी है। आगामी कार्यवाही पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने कब्र से पूरे साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले में फिलहाल कुछ यहां पर सस्पेंस जताया जा रहा है। हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला ये सामने निकल करके आ रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जो है पुलिस स्टेशन धर्मशाला को कल देर रात जो है ये सूचना मिली थी कि एक लड़की जो लाहौल स्पीति की रहने वाली है और यहाँ पे क्लास 12th की स्टूडेंट थी, वो 2 दिन से अपने ट्यूशन क्लासेस में नहीं गई है। और उसी दौरान जब पुलिस की टीम मौके पे गई तो वो संदिग्ध हालत में मृत जो है अपने रूम में पाई गई थी। और परिवार को सूचित किया गया और सुबह तक परिवार का वेट पुलिस की टीम द्वारा किया गया और उसके बाद मौके का निरीक्षण रूम में जाके किया गया। और ये अभी तक पता चला है कि ये प्राइम ऑफिसाई एक स्ट्रैंगुलेशन का मैटर लग रहा है। और इसमें रूम के हालात देख के ऐसे लग रहा है कि कुछ और अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आरएफएसएल की टीम और पुलिस की टीम द्वारा वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए हैं और उन एविडेंसेस को हम फर्दर इवेलुएट करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मशाला से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सौरभ अटवाल आपके पास आते हुए। सौरभ, यहां पर किस परिस्थितियों में यहां पर छात्रा की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल करके सामने आ रही है? देखिए खुशबू, जिस तरह से कल जो है पुलिस ने इस स्टूडेंट का जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है शव को बरामद किया था। अगर उस तिथि की बात की जाए तो जब पुलिस जो है उस छात्रा के कमरे में जब पहुंची थी तो वहां से पुलिस को कुछ बीयर के कुछ खाली कैन और सिगरेट की कुछ डब्बियां भी मिली थी। और इन्हीं तथ्यों को आधार पे चलाते हुए जो है पुलिस ने जो कहीं ना कहीं 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि देखने में पहले ऐसा ही लग रहा है कि हत्या का मामला है, लेकिन किन कारणों से आखिर इस लड़की की मृत्यु हुई है उसका खुलासा जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। जी खुशबू। सौरभ, यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस की ओर से ये निकल करके सामने आया है। जिस तरह से यहाँ पर शालिनी बाइट दे रही थी एसपी, वो ये बता रही थी कि यहाँ पर जो मामला दर्ज किया गया है वो हमला का मामला दर्ज किया गया है, हत्या का। बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जो है फिलहाल हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया हुआ है। आखिर क्या कारण रहे हैं इस लड़की की मृत्यु के पीछे, हालांकि फिलहाल पुलिस ने जो है मौके पर फॉरेंसिक लैब के कर्मचारियों को भी बुलाया हुआ था। उन्होंने भी जो सच्चे हैं वहां से जो सबूत हैं वो जुटाए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जांच के लिए लेके जाया गया है। और इन सभी सबूतों के आधार पर जो रिपोर्ट्स आएंगी या जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उन सभी की रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में जो है छात्र की मृत्यु हुई है। जी खुशबू। सौरभ, परिजनों का क्या कहना है यहाँ पर? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि हालांकि पुलिस द्वारा जिस तरह से जब ये शव पुलिस को बरामद हुआ था तो छात्रा के परिजनों को जो है कहीं ना कहीं इस बारे में इत्तला कर दी गई थी। और हालांकि लाहौल स्पीति और धर्मशाला की काफी दूरी है तो परिजनों को यहाँ धर्मशाला में पहुंचने में भी काफी वक्त लगा। तब तक जो है पुलिस ने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन परिजनों का भी यही कहना है कि पुलिस जो है पूरी निष्पक्षता से अपनी जांच कर रही है और जो इस मृत्यु के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उन लोगों को जो है कड़ी सजा दिलवाई जाए। सौरभ, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई है, जानकारी ये भी मिल पा रही है? बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पुलिस ने जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया था। फॉरेंसिक टीम ने भी जो है तथ्य जो है, जो सबूत हैं, जो एविडेंस है, उनको इकट्ठा किया है और कहीं फॉरेंसिक में ले जाके उन सबूतों की जांच की जाएगी और उन्हीं के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई पुलिस जो है अमल में लाएगी। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में धर्मशाला में मौत हुई है और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम कमरे में साक्ष्य जुटाने के लिए पहुंची हुई है। पुलिस ने हत्या का यह पूरा मामला दर्ज कर लिया है।
लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक रवि ठाकुर उनके आरोपों को दरकिनार कर दिया है। साथ ही रवि कुमार ठाकुर ने कहा है कि पूर्व मंत्री मार्कंडे बेतुकी बात कर रहे हैं। साथ ही रवि ठाकुर ने मार्कंडे के खिलाफ मनहानि का दावा करने की भी यहाँ पर बात कही है। मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप। एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा SBI का है और एक कंपनी का खाता है। 3 खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहां से पैसा है, कहां से गया। खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूंगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो अब हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं, बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताए मुझे जो भी दिक्कत है वो करें। 10% आप कमीशन लेते हैं, कोई भी काम करवाते हो तो उसमें 10% आप 10% कैसे फिक्स होता है? मुझे मालूम हुआ ये। मैं RP रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था 3 प्रदेशों के, मुझे फोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, उसका हमने नोटिस जारी कर दिया मानहानि इज्जत का। जो करा उन्होंने 10% हो 15% हो, उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे, HODs पे लगा रहे हैं। जलालपुर में विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के लाभ को बहाल करने के लिए प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से 1 साल पहले मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड में शामिल न करने का निर्णय लिया गया है। वो मजदूर विरोधी हैं और इसी मुद्दे को प्रदेश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही CITU के प्रदेश महासचिव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन पिछले साल 12 दिसंबर 2022 को निकाली है, जिस कारण 4.5 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं और श्रमिक कल्याण बोर्ड में उनका पंजीकरण और लाभ भी रोक दिया गया है। देखिए, जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है पूरे प्रदेश के अंदर, ये हमने 7 तारीख को बिलासपुर में तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस है 5 जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यरत है, हमने तय किया है कि ये जो नोटिफिकेशन पिछले साल दिसंबर 2022 के अंदर 12 दिसंबर को जो निकाला गया है, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश में जो 4.5 लाख मजदूर जो पंजीकृत है श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर, जिनके लाभ और पंजीकरण जो सारे के सारे रोक दिए हैं, उसको जो है प्रोटेस्ट के रूप में आज पूरे प्रदेश में गांव स्तर पर हमने इसको क्या बोलते हैं जो नोटिफिकेशन को जलाने का निर्णय लिया। हमारा ही मानना यह है, हमें आप सबको मालूम है सितंबर 2022 से लेकर ये कोशिश हिमाचल प्रदेश की जो पहली वाली सरकार थी भाजपा की सरकार, उस सरकार ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन चुनावों को मद्देनजर रखते उसको नहीं कर पाए। लेकिन इस सरकार ने जो अभी क्या बोलते 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली और 12 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार का 1 साल का जो ये कार्यकाल है, ये 1 साल का जो कार्यकाल वो इस प्रदेश का मजदूर के विरोध में है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया 5 केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है कि हम ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, इस मजदूर की लड़ाई को लड़ेंगे। पहले चरण में हमने आज प्रोटेस्ट किया सारे प्रदेश के अंदर गांव के स्तर से। दूसरे चरण के अंदर हम 23 दिसंबर को तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम क्या बोलते हैं ज्ञापन भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को। फिर भी अगर बात नहीं बनेगी, 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ब्लॉक और जिला स्तर पर हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार इसको बहाल नहीं करते तो बजट सेशन के अंदर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हजारों की संख्या में मजदूर जाएगा और वहां अपना विरोध दर्ज करेगा। हिमाचल प्रदेश में बीते 11 दिसंबर को प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 साल का जश्न मनाया। एक तरफ सरकार ने चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी 12 महीनों में 12 जन विरोधी फैसले लेने का सरकार पर आरोप लगा रही है। इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता रॉबिन शर्मा ने बीजेपी नेता और विधायक रणधीर शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को 1 साल का समय पूरा हो गया है। सरकार इसे व्यवस्था परिवर्तन से भरा और चुनौतीपूर्ण कार्यकाल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा लगातार महीनों में 12 जनवरी निर्णय जो है वो सरकार ने लिए है।
इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ रणधीर शर्मा यहाँ पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि 12 महीनों में 12 जनवरी जो निर्णय है वो सरकार ने लिया है, किस तरह से देखें? नहीं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं 1 साल सरकार का बीत गया, चुनावी वायदे पूरा करना तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं हुई और अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर जनता को तंग करने का काम किया, जनता पर आर्थिक बोझ लादने का काम किया। सत्ता में आते ही सबसे पहले पिछली सरकार ने जो जनहित में 1050 संस्थान खोले थे उनको बंद किया। दूसरा, जो कर्मचारी स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर लगे थे उनको हटाने का काम किया। तीसरा, बिजली जो हमारे प्रदेश में 120 यूनिट मुफ्त थी, इन्होंने 300 यूनिट का वायदा किया था, उसको 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। औद्योगिक क्षेत्र में 19% की बढ़ोतरी करके उद्योगों को प्रभावित करने का काम किया, जिससे नए उद्योग आना बंद हो जाएंगे, वर्तमान उद्योग भी पलायन कर सकते हैं। इसी तरह से डीजल 7.5 रुपए सस्ता किया था, वो 6 रुपए लीटर इन्होंने महंगा कर दिया। सीमेंट की बोरी 10 रुपए बढ़ा दी। मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने पर फीस लगा दी। आप हैरान होंगे, इन्होंने टूरिज्म प्रदेश में जो है टूरिस्ट जिन टैक्सियों में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, उनका एंट्री टैक्स बढ़ा दिया। विधायकों की विधायक निधि की एक किस्त जो है इन्होंने रोक दी थी, अभी तक जारी नहीं की। अर्बन डेवलपमेंट जो हमारे विभाग है उसके अंतर्गत नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर निगम, उनमें जो ग्रांटीनेट गया था 50% ग्रांटीनेट वापस बुला लिया। आप देखेंगे किस तरह से इन्होंने ऐसे अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर प्रदेश को जो है वो अंधकार में जो है बनाने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा ये जन विरोधी सरकार है, इसको जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल का समय था, चुनौतीपूर्ण था, आपदाई, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाजपा के लोग में संयम नहीं है और दूसरी चीज उन्होंने जो आरोप लगाया है कि सहयोग नहीं किया आपदा के दौरान भी केंद्र से मदद लाने में। देखिए, उनके आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 868 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल सरकार को दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 254 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643 करोड़ रुपए जारी हुआ। 11,000 मकान जो बरसात में चले गए थे वो देने का काम हमारी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया। 400 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे और 4 लेन की रिपेयर पर केंद्र सरकार ने खर्च किया। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं सहयोग नहीं किया तो भगवान मालिक है इनका। मेरा आरोप यह है कि जो केंद्र ने सहायता की, जो केंद्र ने राशि जारी की, इस सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है। प्रभावितों तक राहत राशि सही ढंग से मिली नहीं है, उसको बांटने में भाई भतीजावाद भी हुआ है और भ्रष्टाचार भी हुआ है। रणवीर जी, एक सबसे बड़ी बात जो खास तौर पर अभी मुख्यमंत्री ने की कि सबसे छोटा मंत्रिमंडल प्रदेश वर्तमान सरकार ने बनाया। अभी हालांकि बीते कल ही जो 2 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि सरकार ने नियुक्तियां बहुत ज्यादा कर दी और फिजूल खर्च ज्यादा हुई है। किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, मंत्री तो 12 ही बनते हैं, हर सरकार में 12 ही बनते हैं। इन्होंने 1 साल में 3 नहीं बनाए, परंतु जो 6 CPS बनाए उसका जवाब दें कि जब संविधान में प्रावधान नहीं है और आज मामला अदालत में है, आपने 6 CPS बनाकर प्रदेश पर कितना आर्थिक बोझ डाला। आपने मित्रों सज्जनों को बोर्डों निगमों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैबिनेट रैंक देकर कितना आर्थिक बोझ प्रदेश पर डाला। आपने मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर कितना जो है धन खर्च किया और इस रैली पर कितना खर्च किया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आर्थिक तंगी का रोना रोने वाले मुख्यमंत्री 1 साल में इतनी ज्यादा फजूल खर्ची करेंगे तो मुझे लगता है वो रोना दिखावा है। भाजपा के नेता गाहे बगाहे सरकार पर ये तंज कसते हैं कि ये सरकार जल्दी ही टूट कर बिखर जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, हमारा ये कहना है कि इस सरकार से जनता तो तंग है, परेशान है, परंतु कांग्रेस पार्टी के विधायकों में भी असंतोष है। ये ठीक है, कईयों की मंत्री बनने की इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती तो उसके कारण असंतोष है, परंतु
विकास ना होना, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू ना करना, चुनावी गारंटियां पूरे न करना, चुनावी वायदे पूरे न करना, इससे कांग्रेस का हर विधायक परेशान है। क्योंकि उन्होंने वोट इन गारंटियों पर भाषण देकर लिए, उन्होंने गांव में विकास कार्यों के वायदे करके वोट लिए, और अब उनको लगता है कि हम किस मुंह से दोबारा वोट मांगने जाएंगे। इसलिए जो वो असंतोष विधायकों में है, हमारा ये कहना है कि जो असंतोष के कारण विधायक जो है वो भविष्य में कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए हमने कहा सरकार अपने ही भार से गिर सकती है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कल 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, क्या देखते हैं आपकी क्षेत्रीय संतुलन को साध पाई है सरकार? अभी तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जो मंत्री बनाए गए हैं उन मंत्रियों के कारण मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन भी है, जातीय असंतुलन भी है, और अभी भी विधायकों में असंतोष है। और मुझे लगता है वो गलती तो सुधारने की बजाय जो है गलती पर गलती करते जा रहे हैं, इसलिए उससे विधायकों में असंतोष बढ़ रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार ने बीते 12 महीनों में 12 जन विरोधी फैसले लिए हैं। अब देखना होगा कि आगे की सरकार किस तरह से काम करती है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।